किसी भी देश की उन्नति निर्भर करती है उस देश की सच्चाई में, और सच्चाई इस बात में है कि आप कैसे अपने देश की उन्नति में योगदान देते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है इनकम टैक्स चुकाना। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या हम काले धन के नुकसान के बारे में जागरूक हैं? तो आइए आज जानते हैं कि कैसे इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम जरूरी है देश के विकास के लिए। भाई किसी ने बिल्कुल सच कहा है, हौसले अगर बुलंद हो तो फिर मंजिलों की परवाह किया नहीं करते, और अगर एक बार मंजिल मिल जाए तो फिर पीछे नहीं मुड़ा करते। आपके इन्हीं हौसलों को बुलंद करने के लिए लेकर आते हैं हम हमारी खास पेशकश बिजनेस इनसाइट, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं आईडीएस यानी कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के बारे में। और आपको इस बारे में जानकारी और सलाह देने के लिए है वो जिनकी राय के बिना, जिनके मशवरे के बिना हमारा ये शो पॉसिबल ही नहीं है। जी हाँ, उनकी कही गई हर बात और हर एक राय आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में हमेशा कारगर साबित होती रही है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी होती रहेगी। जी हाँ, तो आज मिलकर स्वागत करते हैं आप सबकी उम्मीदों का आईना और हमारे शो मेंटोर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने शो में। तो आज हम बात करेंगे आईडीएस के बारे में। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी सर कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम जो है वो है क्या? देखिए, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम गवर्नमेंट ने जो है ये स्कीम निकाली है, इस स्कीम का मतलब है कि आपके पास जो भी अघोषित आय है, मतलब आपके पास जो भी ब्लैक मनी है जो कि आपने पिछले कुछ सालों में या कभी भी कमाई है, उसको डिक्लेयर करने का गवर्नमेंट ने एक मौका दिया है आपको। क्योंकि ये जो सरकार है ये चाहती है कि अब हमारे यहाँ ब्लैक मनी खत्म हो, ब्लैक मनी जनरेट करने के सारे उपाय खत्म कर दिए गए हैं। तो पिछली जो ब्लैक मनी आपके पास है, सरकार चाहती है इसे वन टाइम डिक्लेयर करो, टैक्स दो और आप पार्टिसिपेट करो देश को आगे बढ़ाने में। जी, ठीक बात है। और आप खुद भी सुख और चैन की नींद सो, क्योंकि अब आपके ब्लैक मनी रहेगी नहीं तो आप आराम से सो सकते हैं। अच्छा, अभी तक तो मुझे लगता है कोई भी ब्लैक मनी जो उसे डिक्लेयर करने से डरता था या फिर डरता भी होगा आगे के लिए। तो यही जानना चाहूंगी, अगर कोई इसमें शामिल होना चाहता है, आईडीएस डिक्लेयर करना चाहता है सर, तो एक तो कैसे कर सकता है? दूसरी चीज ये कि क्या ये जो बात है वो सीक्रेट रहेगी ऑफिशियली? इसमें आप कोई भी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, अपना कैश भी डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं जो आपने कमाई है, किसी भी शेप में पड़ी हो वो, आपकी कोई भी असेट हो किसी भी शेप में पड़ी हो, कैश हो, बैंक बैलेंस हो या किसी भी शेप में पड़ी हो, वो आप डिक्लेयर कर सकते हो। क्योंकि आपके अघोषित बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं। और सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि इसको किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा, मतलब जो दूसरी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है उनके साथ इसको शेयर नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं सर लगता है कि अगर सरकार को इस तरह का पैसा मिलेगा, जो टैक्स हमने नहीं भरा है वो मिलेगा, तो हमारी जो कंट्री है वही डेवलप्ड होगी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि टैक्स ही है एक ऐसा पैसा है, टैक्स के पैसे से ही पूरा देश चलता है। तो अभी तक क्या है, हमारे पिछले अगर हम 60 सालों में देखें तो टैक्स चोरी की आदत एक आदत सी बन गई है। आज भी हमारे देश में अगर टैक्स पेयर देखें तो बहुत कम है, 3 या 4% लोग कुल टैक्स देते हैं, जबकि जो डेवलप कंट्री है उनमें ये डाटा 40% तक है। तो टैक्स जब बहुत कम लोग टैक्स देते हैं तो टैक्स चोरी की एक आदत सी पड़ गई है। तो उस आदत को खत्म करना है और वन टाइम मौका दिया गया है कि आपके पास जो भी कुछ है उसे डिक्लेयर करें और आगे से आप जो भी कुछ कमाएं उस पे अपना रेगुलर टैक्स दें। तो उसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है सर? उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। क्या ऑनलाइन किया जा सकता है ऐसा, या फिर ऑफलाइन कोई करना चाहे तो? दोनों में किया जा सकता है। अच्छा। ऑफलाइन भी किया जा सकता है, ऑनलाइन भी किया जा सकता है। अच्छा, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर आपको लगाने पड़ेंगे और ऑनलाइन कर सकते हैं आप। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आपको अपने एरिया के कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा और आप फिजिकल फॉर्म में भी अपना फॉर्म नंबर 1 दाखिल कर सकते हैं। तो क्या कैश में टैक्स डिपॉजिट हो सकता है इसमें, अगर कोई कैश में करना चाहता है टैक्स डिपॉजिट? बिल्कुल हो सकता है, कैश में डिपॉजिट कर सकता है, वो अपना टैक्स भी जमा कर सकता है और अगर उसकी कैश इनकम है तो टैक्स जमा करके जो बचेगी इनकम उसको बैंक में भी जमा कर सकता है। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं अपना कोई ऐसा टैक्स जमा करवाना चाहती हूँ, मैंने अपनी इनकम को डिक्लेयर किया 1 करोड़ रुपीज साल भर की, जिस पर मैं टैक्स भरना चाहती हूँ, तो कितना % मुझे टैक्स भरना पड़ेगा? देखिए, अगर 1 करोड़ आपने घोषित की, आप घोषित करें 1 करोड़, बड़ी खुशी की बात है, तो आपको 45 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। तो महिला होने के नाते मुझे कुछ छूट भी मिलेगी इसमें? नहीं, छूट कोई नहीं है, ये सबके लिए बराबर है क्योंकि अघोषित आय का मामला है। तो सर, आपको नहीं लगता कि शायद यही वजह है, ये एक बड़ा बेसिक रीजन है जिसकी वजह से लोग शायद घबरा रहे हों कि किसी और डिपार्टमेंट को पता चल गया तो क्या होगा? नहीं, लोगों की घबराहट कुछ हद तक बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मान लीजिए किसी प्रोफेशनल ने कुछ डिक्लेयर किया या किसी बिजनेसमैन ने कुछ डिक्लेयर किया, तो उस पे दूसरे डिपार्टमेंट जैसे सर्विस टैक्स हो गया या सेल टैक्स या वैट डिपार्टमेंट हो गया, उनकी लायबिलिटी ना आ जाए। तो ये डर की वजह से, लेकिन इसके लिए सरकार ने FAQ निकाले
कई बार क्लैरिफिकेशन निकाला। अच्छा। और नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है कि आपकी जो इनकम है, जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हो, ये बिल्कुल सीक्रेट रहेगी और इसे किसी भी डिपार्टमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तभी हमने कहा कि आप टेंशन फ्री हो सकते हैं अगर आप ये वाला टैक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी आगे बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में जो जानना चाहूंगी, लेकिन जो आपने 45% टैक्स की बात कही, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहले कुछ कम था, लेकिन अभी उसे बढ़ा दिया गया है। पिछली स्कीम की बात करते हैं। पिछली अमनेस्टी स्कीम थी हमारी, जो कि 97 में आई थी। उसमें यह था कि आपको टैक्स इंडिविजुअल को 30% देना था और कॉर्पोरेट जो कंपनी होती थी उनको 35% देना था। अच्छा। और उसमें वैल्यूएशन डेट जो थी वो 1/4/1987 की थी, लगभग 10 साल पुरानी थी। तो एक तरह से वो अमनेस्टी स्कीम थी। उस अमनेस्टी स्कीम में लगभग 33,000 करोड़ रुपए लोगों ने डिक्लेयर किया था और लगभग 9,500 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हुआ था सरकार के पास। लेकिन ये स्कीम उससे भिन्न है, क्योंकि पहली जो स्कीम थी वो अमनेस्टी स्कीम थी। अमनेस्टी स्कीम लाने से बहुत बड़ा देश को नुकसान होता है, क्योंकि जो हमारा ऑनेस्ट टैक्स पेयर होता है उसे लगता है कि मैं भी टैक्स ना दूं, क्योंकि जब भी कभी अमनेस्टी स्कीम आएगी तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा, क्योंकि मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल। पिछली स्कीम अमनेस्टी स्कीम थी जिसमें टैक्स का रेट कम था और वैल्यूएशन की डेट भी पुरानी थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने अंडरटेक किया था कि कभी भी हमारे देश में अमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑनेस्ट टैक्स पेयर के साथ धोखा है। इस पर ये अमनेस्टी स्कीम नहीं है, इस पर डिस्क्लोजर स्कीम है। अच्छा। सरकार ने आखिरी मौका दिया है आपको, क्योंकि आपने जो पैसा कमाया बिल्कुल किसी भी रूप में, वो इस कंट्री से कमाया। बिल्कुल। वो पैसा आप इसीलिए कमा पाए क्योंकि हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे होते, पाकिस्तान की तरह होते, तो आप पैसा नहीं कमा पाते थे। अच्छा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सरकार जो है वो सतर्क करने की कोशिश कर रही है हमारे देश के नागरिकों को, यही बात जानना चाहूंगी सर से। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे, और हाँ, ब्रेक के बाद आपकी हम मुलाकात करवाएंगे हमारे आज के गेस्ट ऑफ द डे से भी। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए बिजनेस इनसाइट के साथ। देखिए, घोषणा को इलीगल कहना अलग बात होगी। वो तब कहा जाएगा जबकि आपने जो घोषणा पत्र जमा किया उस पर टैक्स नहीं जमा किया। कुछ बातें इंसान को आम से खास बना देती हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में इतना विशारद है कि सरकार भी उसके कंधों पर विशेष कार्य देने से नहीं चूकती। आज के हमारे गेस्ट ऑफ द ऑनर भी हैं प्रतिभाओं के धनी, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने देश में काला धन रखने वालों की नींद उड़ा दी है। तो आइए मिलते हैं द मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम, जिन्होंने बदल डाला इतिहास, द वन एंड ओनली श्री राजेश भूत जी। इंतजार मत करो कुछ खास होने का, जितना आप सोच भी नहीं सकते जिंदगी उससे भी तेजी से आगे निकल जाया करती है। एक ऐसा इंसान जिसमें गजब की तेजी है, या फिर यूं कहें कि वो समय को मात दे रहा है। जी हाँ, तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं एक ऐसे शख्स का जिनके लिए हर मुश्किल सी बात मामूली सी लगती है। जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो पूरी तरह से इन्वॉल्व है आईडीएस स्कीम में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे कि मैंने कहा कि आपको तो हर मुश्किल सी बात मामूली सी लगती है, और ये जो बात है ना आईडीएस वाली, वो बड़ी मुश्किल है एक आम इंसान के लिए, जिसे अपना टैक्स जाके भरना है, डिक्लेयर करना है ऐसी इनकम पे जो उसने पहले शो नहीं की है। तो हम यही जानना चाहेंगे कि कैसे फाइल करें वो इस टैक्स को, और साथ साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे किया जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें सरकार ने एक सिंपल फॉर्म 1 डिजाइन किया है जी, जिसमें आपको अपनी जो मामूली सी डिटेल देनी है, प्लस इनकम का बताना है ब्यौरा कि कितना इनकम आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, और उसको आपको अपने प्रिंसिपल कमिश्नर के पास जमा करना है। जमा करने की 2 तरीके हैं, या तो आप ऑफलाइन करें, ऑफलाइन में आप पेपर रिटर्न पर साइन करके उनके पास जमा कर दें, या ऑनलाइन आप डिजिटल सिग्नेचर लेके ऑनलाइन जमा कर दें। अच्छा, उसके बाद एक नया तरीका भी निकाला है सरकार ने कि आप ऑनलाइन सीआईटी सीपीसी के पास जमा करें बेंगलोर में। अच्छा। उससे क्या होगा कि आपके जुडिशनल कमिश्नर को पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ डिक्लेयर किया है। वो इसलिए कि पूरी एनोनिमिटी है कि वो कंप्यूटर में जाएगा फॉर्म, कंप्यूटर ही उसको प्रोसेस करेगा, कंप्यूटर ही फॉर्म 2 जनरेट करेगा उससे, जिससे कि आपको बताया जाएगा कि आपको कितना टैक्स देना है। आपसे जानना चाहूंगी सर, जैसे राजेश जी ने बताया कि एक फॉर्म है जिसको फिल करना होता है, क्या कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं इस फॉर्म में, या कुछ चेंजेस हैं पहले के फॉर्म से? हाँ, अमेंडमेंट है, क्योंकि पहले क्या था कि जब एफएक्यू आया तो उसमें यह भी बताया गया कि कई बार हमारी बैलेंस शीट में कुछ फर्जी तरह की लायबिलिटी खड़ी होती है, अनसिक्योर्ड लोन और शेयर कैपिटल के। अच्छा। तो अब उसको भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा। तो फॉर्म 1 में एक और कॉलम जोड़ दिया गया है जिसमें कि आप ये शो कर सकते हो कि मेरी बैलेंस शीट में ये जो लायबिलिटी खड़ी है ये फर्जी है, मतलब इनको मेरे को कभी देना नहीं है,
तो उसको डिक्लेयर करके उसमें टैक्स अगर आप दे देते हो तो वो आपकी कैपिटल का पार्ट बन जाती है। यहाँ पे जानना चाहूंगी, सरकार वादा तो कर रही है कि किसी भी डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो कि किसी डिपार्टमेंट को पता चल जाए या फिर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े किसी इंसान को? इस फेयर को खत्म करने के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया। वो बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट में पब्लिश हो गया कि इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो पूरी तरह से सीक्रेट रखेगी सरकार, और हम किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। अगर किसी डिपार्टमेंट से अगर एक लेटर भी आता है कि आप बताएं हमें, तो हम उस नोटिफिकेशन का हवाला देके बोलेंगे कि ये इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकते। भाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी और डिपार्टमेंट को नहीं बताया जाएगा, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के जरिए बात तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी होगी ना? नहीं। देखिए, मान लीजिए आपने बताया कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए आपने घोषित किया, तो यदि आपने सीधा सीपीसी में सीआईटी सीपीसी को अप्लाई किया, फिर तो जो आपके क्षेत्र का कमिश्नर है इनकम टैक्स, उसको भी नहीं पता। अच्छा। कई बार आप ये सोचते हैं कि जो मेरा डिपार्टमेंट है, मान लीजिए आप एक छोटी जगह पे हैं, तो आपको पता है एक ही सीआईटी है, एक ही प्रिंसिपल सीआईटी है, तो पूरे डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि मैंने कुछ घोषित किया है, तो डिपार्टमेंट की नजरें मेरे पे रहेंगी कि मैंने घोषित किया है, तो मेरे पे और भी हो सकता है। तो उसके लिए एक बहुत ही अचूक तरीका जो अभी राजेश जी ने बताया कि आप सीआईटी सीपीसी बेंगलोर, अच्छा, उसको यदि आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर लगा के, तो उसमें कोई बीच में है नहीं, आपके जो क्षेत्र के कमिश्नर को भी नहीं पता, सिर्फ कंप्यूटर को पता है। लेकिन अगर आपसे जानना चाहूं राजेश जी कि अगर हम खुद किसी डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ इस इंफॉर्मेशन को साझा किया जा सकता हो? नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट के साथ इनकम टैक्स नहीं करेगा, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे सर्विस टैक्स हो, कोई भी हो, हम किसी के साथ नहीं करेंगे। क्या किसी केसेस में सर इसको इलीगल भी कहा जा सकता है, इस आयकर घोषणा को? देखिए, घोषणा को इलीगल कहना अलग बात होगी, वो तब कहा जाएगा जबकि आपने जो घोषणा पत्र जमा किया उस पर टैक्स नहीं जमा किया। अच्छा। आपने तो फॉर्म 1 भर दिया, आपने डिक्लेयर कर दिया मेरी इनकम, लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया, तो वो तो इलीगल होगी ना आपकी घोषणा। वो तो ये माना जाएगा आपने घोषणा की ही नहीं, जब तक आप टैक्स नहीं दे देते। जैसे आप उस पर टैक्स जमा कर देते हैं तो फिर वो आपकी घोषणा पूरी हो गई, फिर उसको किसी भी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स खुद भी उसकी कोई इंक्वायरी नहीं करेगा। लेकिन आपने डिक्लेयर कर दिया, टैक्स नहीं दिया, तो डिपार्टमेंट के पास पहले भी डेटा था, आपने खुद भी दे दिया, तो डिपार्टमेंट एक्शन लेगा, आपसे टैक्स वसूलेगा ही। जी, और क्या आगे चल के इसके ऊपर कोई जांच की जा सकती है, जो भी इंसान इस टैक्स को भर रहा है? नहीं, कोई जांच नहीं होगी। ये भी हमने एक सर्कुलर निकाला है। अच्छा। कि अगर मान लीजिए हम किसी के सर्च भी कर रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं, वहां भी हमें दिखता है कि इस आदमी के पास आईडीएस का ये फॉर्म है, तो हमने सर्कुलर निकाला है कि जो जांच टीम होगी वो उस पर कोई इंक्वायरी नहीं करेगी, उसको नजरअंदाज कर देगी। आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि 30 नवंबर इसकी डेट है, तो क्या डेट आगे बढ़ाने के चांसेस भी हैं? नहीं, देखिए 30 सितंबर इसकी डेट है, इसके आगे बढ़ने के चांसेस है ही नहीं बिल्कुल भी। जो कुछ करना है अभी करना आपने होगा। 30/9 से पहले ही डिक्लेयर करना है। अच्छा। हाँ, टैक्स जमा करने के लिए आपके पास, टोटल टैक्स जमा करने के लिए आपके पास 30 नवंबर 2017 तक का समय है। 30 नवंबर तक आखिरी किस्त, पहली किस्त उसमें भी आपने 30 नवंबर 2016 को देनी है। दूसरी किस्त जैसे मैंने बताया था आपको मार्च 17 में लेनी है जी। तीसरी और आखिरी किस्त आपने नवंबर 17 में लेनी है। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट्स क्यों निकाली गई इसके लिए? ये मेरे को लगता है सरकार ने बहुत बड़ी सहूलियत दी है, क्योंकि कई बार क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है, मान लीजिए आपने 10 साल पहले कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ की ली थी, तो आज वो 10 करोड़ की है, तो जब उसे डिक्लेयर करते हैं तो उसमें आपको टैक्स जमा करना है। अगर आपके पास कैश लिक्विडिटी नहीं है तो आप वो जनरेट कर पाए, इसलिए सरकार ने आपको समय दिया है। अच्छा, अगर अभी भी ऐसा कोई नहीं करता है राजेश जी, नहीं जाके अपनी इस अघोषित आय को घोषित करता है या फिर करना नहीं चाहता, तो आगे चल के किस तरह के टैक्स या फिर किस तरह की पेनाल्टी उस पर लग सकती है? जैसे आपको टैक्स तो पूरा देना ही पड़ेगा, और साथ ही पेनल्टी भी आपको लगता है 300% तक जा सकती है, और उसके अलावा आपको सजा है, कारावास है। अच्छा। हाँ, तो ये सारी आपको झेलनी पड़ेगी। अगर नहीं डिक्लेयर करेंगे तो टैक्स तो पैसा तो आपका जाएगा ही, वो पेनल्टी के साथ चला जाएगा, सारा पैसा चला जाएगा, और उसके बाद आप जेल भी जा सकते हैं। तो ये सबसे बचने के लिए अभी एक सरकार ने लास्ट चांस दिया है कि 30 सितंबर तक आपके पास जो भी अघोषित आय है वो आप डिक्लेयर कर दें, और आपको एक सुविधा दी गई है कि आप टैक्स अभी जमा ना करें। टैक्स जमा करने के लिए आपको टाइम दिया गया है। अच्छा। कि 30 नवंबर तक 25% करें जी। फिर 31 मार्च 2017 तक 25%, फिर 30 नवंबर 2017 तक 50%। तो आपको स्टेगार्ड दे दिया गया, तो वो भी आप आराम से पेमेंट करें, और उसके बाद आप एक सभ्य नागरिक की तरह सर उठा के आप जिंदगी यापन करें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, कोई अगर कैश में जाके से डिपॉजिट करवाना चाहता है, मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए किसी का टैक्स बनता है, तो वो 10 का 10 लाख रुपए डायरेक्टली जाके बैंक में जमा करा सकता है कैश में? हाँ, जितना भी टैक्स बनता है वो पूरा कैश में जमा करा सकते हो। अच्छा। किसी भी बैंक में
दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो टैक्स देने के बाद पैसा आपको बचा वो भी कैश में है, तो वो भी आप अपने अकाउंट में कैश में जमा करा सकते हो। तो सुनील सर और राजेश जी आपसे और भी बहुत सारे सवाल करेंगे, पर फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि अब ना आप हमारे शो के साथ एक और इंटरेस्टिंग तरीके से जुड़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं आपको बता देती हूं। आपको अपने फोन में जाके कुछ नहीं करना, बस टैपफॉक्स, जी हाँ TAPFOX नाम की एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करना है और उसमें आपको बनना है हिस्सा और पार्टिसिपेट करना है मेक इन इंडिया रेड का। वहां पर आपको बहुत सारे सिंपल से सवाल मिलेंगे जो हम आपसे पूछेंगे। उनमें से एक सवाल अपनी टीवी स्क्रीन पे नीचे की तरफ आप चलता हुआ देख भी रहे हैं। उस सवाल का सिंपल सा जवाब होगा जो आपको देना है। और हाँ, एक और खास मौका मिलेगा आपको, वो है बिजनेस इनसाइट पे इस हॉट सीट पे बैठने का और अपने मन में जो भी आशंकाएं हैं, जो भी सवाल है, वो क्लियर करने का। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिजनेस इनसाइट। अगर आप चाहते हैं कि आज मैं फॉर्म 1 में अपनी इनकम डिक्लेयर करूं और कल मैं जाके जमा कर दूं, तो अगर आप उसके हिसाब से कर दीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बिजनेस इनसाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत करने के लिए मैं नमिता हाजिर हूं और हमारे साथ हमारे शो मेंटोर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी हैं और उसके साथ साथ हमारे जो आज के गेस्ट ऑफ द डे हैं राजेश भूत जी, जो पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस खास स्कीम में। तो आपसे बहुत सारी बातें जानी, लेकिन अभी सर आपसे जानना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए किसी को अपनी 2012 या 13 की इनकम को घोषित करना है जो उसने डिक्लेयर नहीं किया है, तो इनकम टैक्स तो नहीं भर सकता, बट ये वाला टैक्स वो डिपॉजिट कर सकता है। हाँ, इस स्कीम में आप फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से पहले की कोई भी साल की, जी, चाहे वो 12-13 है, चाहे 11-12 है, किसी भी साल का इनकम अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो अभी डिक्लेयर कर दें और उस पर टैक्स पेमेंट कर दें। और एक सुविधा और भी दी है कि मान लीजिए उस इनकम पर आपका TDS कट गया है, जी, जो कि आप क्लेम नहीं कर पाते, तो वो TDS भी आप क्लेम कर सकते हैं। माने 45% में वो TDS घट के आपको जो बचेगा वही देना है। तो सर आपके मुताबिक वाकई में एक सुनहरा मौका है लोगों के लिए। मैं इसे ऐसे कहना चाहूंगा कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आपको जो टैक्स आपको देना चाहिए था जब आपने इनकम कमाई है, आपने इनकम कमाई, उस पर टैक्स नहीं दिया, उस अपने धन को काला धन बना लिया, जिससे कि आपको भी नुकसान हुआ, देश को भी नुकसान हुआ। आपके लास्ट अपॉर्चुनिटी है, आप उस धन को, ये डिक्लेरेशन का फायदा उठाएं, उसमें डिक्लेयर करें और टैक्स जमा करें, जिससे कि आप आगे आने वाले समय पे टैक्स पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से बच सकें। अगर कोई 30 सितंबर 2017 तक पूरी तरह से अपना टैक्स पे करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आज मैं फॉर्म 1 में अपनी इनकम डिक्लेयर करूं और कल मैं जाके जमा कर दूं, तो अगर आप उसके हिसाब से कर दीजिए। या ये आपकी इच्छा पर है कि लोग, जैसे बहुत सारे लोग आए थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, जैसे मेन इशू था प्रॉपर्टी का, जी, कि प्रॉपर्टी हम डिक्लेयर कर रहे हैं, हाँ, अब हमारे पास लिक्विड कैश तो है नहीं, तो हम प्रॉपर्टी या तो बेचें या हम पैसे कहीं से जुगाड़ करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए सरकार ने बोला ठीक है, अगर इनकी प्रॉब्लम सही है, जेन्युइन है, तो इसीलिए हमने एक स्टैगर्ड दे दिया कि 25% आप 30 नवंबर तक करें, फिर 25% 31 मार्च 2017 तक करें और बाकी बचा 30 नवंबर 2017 तक करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी सर ने कहा कि प्रॉपर्टी अगर कोई डिक्लेयर करता है तो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है प्रॉपर्टी पे, मतलब जिस पे हमें टैक्स भरना है, वो वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा प्रॉपर्टी का? मान लीजिए आपने एक लैंड बिल्डिंग, एक जमीन खरीदी आपने 1990 में, बिल्कुल, और उसका आपने खरीदी 10 लाख में, लेकिन उसका सर्किल रेट उस समय 20 लाख था, और उसकी वैल्यूएशन उसके बाद आपने अगले 2 सालों में उसकी कंस्ट्रक्शन कर ली, उस पे बिल्डिंग बना ली, तो उसकी वैल्यूएशन के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम उसकी 1 जून 2016 को, हमारे पास रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिए हुए हैं, incometax.gov.in पे, तो उस वेबसाइट पे दिए हुए वैल्यूअर की लिस्ट, या तो उनसे वैल्यूएशन करा लें। एक और तरीका सरकार ने FAQ में भी निकाला है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप अपनी लैंड के में जो आपका सर्किल रेट है, जो जैसे आपने 1990 में प्रॉपर्टी ली थी, उसका जो सर्किल रेट है, उस सर्किल रेट से आज तक की इंडेक्सिंग कर लें। मतलब उस समय जो इंडेक्स था उससे डिवाइड करके आज के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके उसका निकाल लें वैल्यूएशन क्या है। तो वो वैल्यूएशन ले सकते हैं आप लैंड की। बिल्डिंग के लिए आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाके वैल्यूएशन करानी ही पड़ेगी। लैंड के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वैल्यूअर से कराएं या आप इंडेक्सिंग का फायदा उठाएं। इसमें आपको एक बात और बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपने डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया, क्योंकि ये FAQ में अभी आया है बाद में, आपने मान लीजिए शुरू में ही आपने जून में ही आपने जैसी स्कीम निकली आपने नेक्स्ट मंथ भर दिया था, और अब आप देखते हैं कि मेरी इंडेक्सिंग से तो लैंड की वैल्यू कम आ रही थी, आज का सर्किल रेट ज्यादा था, तो आप अपनी डिक्लेरेशन को रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, और उस रिवीजन में लैंड की अब जो वैल्यू आ रही है वो ले सकते हैं, तो उसी पे टैक्स देना देना होगा, लैंड की उस वैल्यू पे और बिल्डिंग की
टोटल वैल्यू जो 1 जून 2016 को रजिस्टर्ड वैल्यू देगा उस पे। यानी कि तरीका सिंपल है, आपको बस कैलकुलेट करने का तरीका निकालना है कि कैसे आपको अपनी लैंड और अपनी बिल्डिंग की वैल्यू को डिक्लेयर करना है और उसको कैलकुलेट करना है। वेल, यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद आज के सवालों के बारे में बात करेंगे जो हमें ईमेल के जरिए आए हैं और आपको मिलवाएंगे हमारे लकी कॉलर ऑफ द डे से भी। पर जाने से पहले, ब्रेक में जाने से पहले आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि अब आपको एक मौका मिल सकता है हमारे शो पर आने का। आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं टैपफॉक्स के जरिए। TAPFOX नाम की एप्लीकेशन आपको अपने फोन में, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, अगर आप एप्पल यूजर हैं तो ऐप स्टोर में जाइए और फटाफट से डाउनलोड कीजिए। वहां पर एक सिंपल सा गेम का हिस्सा बनिए, मेक इन इंडिया रेड का। उनमें से एक सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे नीचे की तरफ चल रहा है और वेल, आपको उसके साथ ही मौका मिलता है हमारे यहां पर इस शो पर हमारी हॉट सीट का हिस्सा बनने का। तो इस वक्त रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बिजनेस इनसाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर, अभी वक्त हो गया हमारे सवाल का जो ईमेल के जरिए हमें आया है। मोहन सिंह जी ने हमसे सवाल किया है कि कंप्यूटर एनिमेशन में इन्होंने कोर्स किया है, डिप्लोमा इन्होंने किया हुआ है, डिसेबल्ड कैटेगरी में ये आते हैं, तो क्या इनको कंप्यूटर एक्सेसरीज पे लोन मिल सकता है? सबसे पहले मैं मोहन जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इतना अच्छा कोर्स किया है जिसकी आज बहुत वैल्यू है और बहुत जरूरत है देश को एनिमेशन की। इनको लोन जरूर मिलेगा। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में नेशनल लेवल पे एक अपेक्स बॉडी है जिसको हम बोलते हैं नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके पूरे देश में हर स्टेट में एक चैनलाइजिंग एजेंसी है। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉर SC ST एंड हैंडीकैप। इस तरह से हर स्टेट में एक ऐसी है, वो सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए बनी हुई है। तो वहां से इनको लोन जरूर मिलेगा और बहुत कम ब्याज पे मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा ये चाहे तो इनको मुद्रा योजना का लाभ भी ले सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का भी लाभ ले सकते हैं। 3 स्कीम इनके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल हमें भेजने के लिए। अच्छा, एक और सवाल करना चाहूंगी हमारे लकी कॉलर ऑफ द डे का। उन्होंने हमसे पूछा, उदय कुमार जी, सबसे पहले नाम बता दूं, वो फोटोग्राफी का कोर्स कर चुके हैं और आगे चलकर अपना स्टूडियो खोलना चाहते हैं। कैसे खोल सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं? स्टूडियो खोलने के लिए तो इनको पहले देखना पड़ेगा कहाँ खोलना चाहते हैं, कहाँ उस स्टूडियो की जरूरत है, उसके बाद में जगह किराए पे लेके शुरू करना पड़ेगा। जहां तक लोन की बात है तो इनको मुद्रा योजना में इसके लिए लोन मिल सकता है। तो मुद्रा योजना आपके लिए अच्छी हो सकती है। वैसे जो लकी कॉलर है ना, उनको हमने यहाँ पे बुला भी लिया है, तो फटाफट से उनका स्वागत भी कर लेते हैं अपने शो पर। उदय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब से मैंने इस प्रोग्राम को देखना शुरू किया तब से मेरे करियर को एक नया आयाम मिला। आज मेरी खुद की एक छोटी कंपनी है। थैंक्स बिजनेस इनसाइड, थैंक्स सुनील सर। तो ये थे उदय कुमार जी, जिनकी जो मुश्किल है ना वो सर ने सॉल्व कर दी कि कैसे अपने स्टूडियो की वो शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, जाते जाते हम आपसे सलाह लेना चाहेंगे, आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक अपनी अघोषित आय को डिक्लेयर नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? एक तरह से आपके लिए सुअवसर है, इसमें आप अपना अघोषित आय को डिक्लेयर करें और चैन की नींद सोएं और उस पैसे का आप प्रोडक्टिव यूज करें। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आपसे जानना चाहूंगी सर कि आपका सिग्नेचर कमेंट जो आज का हमारा है वो क्या है? मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप सभ्य समाज में रहना चाहते हैं, यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन सभ्य समाज में जिए, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए अपना टैक्स जरूर दें। और अभी जाते जाते हमारे जो मोमेंटो है वो हमारी गेस्ट ऑफ द डे को आप देंगे सर। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने सारे एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और ये बताया कि आइडियाज क्यों इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। तो सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हमेशा की तरह आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया अपना और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने बात की आइडियाज के बारे में। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के बाद अभी आप सबसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। वैसे ये जो शो है ना बिजनेस इनसाइड, ये आप सबका अपना शो है। आप जब चाहें हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर इसके लिए आप हमें SMS भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, एक बार फिर हाजिर होंगे, एक और विषय पर चर्चा करेंगे श्री सुनील कुमार गुप्ता जी के साथ। नमस्कार।